अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे किंगडम फंजाई को फ्रॉम बेसिडियोमाइसीटीज़, और बेसिडियोमाइसीटीज़ शायद हम पढ़ चुके हैं ना। तो बेसिडियोमाइसीटीज़ के बाद आता है ड्यूटेरोमाइसीटीज़। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको एग्जांपल याद करने की ट्रिक भी बताई थी, ऐसे याद किया था ना, TAPPU, टप्पू के नाम से याद किया था। टप्पू कौन है? जेठालाल का बेटा ना, ऐसे याद हो गया था। टी से क्या याद किया था बच्चों? टोडस्टूल। टोडस्टूल कैसे मशरूम्स होते हैं? पॉइजनस, इनको खाते ही डेथ हो सकती है, टोडस्टूल्स, है ना। ए से क्या याद किया था? अगेरिकस। अगेरिकस कौन सा मशरूम होता है जो नॉर्मली आप लोग घरों में खाते हो, है ना। अगेरिकस कॉमन मशरूम यू ईट, ये देखो यही खाते हो ना, पैकेट में आता है, ये अगेरिकस है। अगेरिकस होता है कॉमन मशरूम, वाइट मशरूम जो लोग खाते हैं। अच्छा, ये भी भैया अगेरिकस ही है, सेम सेम अगेरिकस। तो 2-3 फोटो लगा दी उसी। अच्छा, ये देखिए कितना बड़ा जाइंट साइज का मशरूम है, इसको बोलते हैं पफ बॉल्स। पफ बॉल दुनिया में सबसे बड़े खाए जा सकने वाले मशरूम है, लार्जेस्ट एडिबल मशरूम। देखिए ये भी पफ बॉल है और ये भी, ये दोनों पफ बॉल्स है। अच्छा, फिर आता है पी से पेनिसिलियम, नहीं पेनिसिलियम नहीं, पक्सीनिया, यस। तो पक्सीनिया को बोलते हैं वीट रस्ट। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज सा, इसका नाम है पक्सीनिया। पक्सीनिया, जिससे बीमारी होती है वीट रस्ट नाम की। बीमारी का नाम क्या है? वीट रस्ट। क्या ये सचमुच का रस्ट जंक होता है? नहीं, ये सचमुच का जंक नहीं होता, ये बस जंक के रंग की होती है, इसीलिए इसको वीट रस्ट कहते हैं। और जो ये ब्लैक दिख रही है काली, इसको स्मट, बीमारी का नाम क्या है? स्मट। और ये जिस फंगस से होता है उसका नाम है यूस्टिलैगो। फंगस का नाम क्या है? यूस्टिलैगो। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा ग्रुप, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज को बोलते हैं बच्चों इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। ऐसे फंजाई जो परफेक्ट नहीं है ना, ये फंजाई परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, दे आर नॉट परफेक्ट। तो ऐसे फंजाई जो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट ना होने का कारण क्या है कि इनमें ना सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। कौन से स्पोर्स नहीं होते? अच्छा, पीछे जो आप बेसिडियोमाइसीटीज पढ़ रहे थे, उन बेसिडियोमाइसीटीज के पास कौन से स्पोर्स नहीं होते? एसेक्सुअल। ये बात बता दी थी मैंने आपको, नहीं बताई थी? एक बार इसका स्ट्रक्चर देखो। बेसिडियोमाइसीटीज में आपने देखा था ना माइसीलियम कैसा होता है। माइसीलियम कैसा था बेसिडियोमाइसीटीज का? सेप्टेट था और ब्रांच था। कैसा था? सेप्टेट और ब्रांच था माइसीलियम। इसके ऊपर कौन सी बॉडी लगी थी? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ऐसे इस तरीके से गिल्स जैसे स्ट्रक्चर थे, इसके अंदर इस तरह की लाइंस, गिल्स, और इसके ऊपर ऐसे गुंबद का आकार का स्ट्रक्चर। याद आया कुछ? पढ़ा था ना आपने मशरूम, ऐसे ही तो था। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कुछ ऐसे ही होते हैं बेसिडियोमाइसीटीज की फ्रूटिंग बॉडी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फ्रूटिंग। फ्रूटिंग बॉडी में क्या लगते हैं? फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स लगते हैं। अच्छा, इसके नीचे जो आपको बारीक लाइंस नज़र आ रही है इनको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स। अच्छा, इन्हीं गिल्स के अंदर बहुत सारे बटन जैसे बेसिडिया होते हैं। क्या होते हैं? बटन जैसे बेसिडिया। अगर कई सारे हैं तो आप क्या बोलेंगे? बेसिडिया। और एक आधा है तो क्या बोलते हैं? बेसिडियम। एक के लिए बोलते हैं बेसिडियम क्योंकि कई सारे हैं तो क्या बोलेंगे? बेसिडिया। और इन बेसिडिया के बीचों बीच ये बटन जैसा इनका न्यूक्लियस, तो ये काफ़ी सारे हैं, इनको बोलेंगे बेसिडिया। क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं तो आप बोलेंगे बेसिडिया। बेसिडिया कैसा वर्ड है बच्चों? प्लूरल शब्द है। कैसा शब्द है? हाँ। अब मैं इनमें से किसी एक की अगर बात करता हूँ, जस्ट वन ले लेते हैं, इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं। तो उस किसी भी एक स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बेसिडियम। अब ये जो बेसिडियम है, बेसिडियम कैसा वर्ड है बच्चों? सिंगुलर वर्ड है ना। बेसिडियम कैसा वर्ड है? और बहुत सारे हो तो बेसिडिया। अब इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा बच्चों। रिडक्शनल डिवीजन किसको कहते हैं?
और मियोसिस होते ही 4 स्पोर्स निकलेंगे इसमें से। कितने स्पोर निकलेंगे? 4। तो ये देखो, सिंचैन कार्टून देखा है तुम लोगों ने? उसकी मम्मी उसके सर पे जब मारती है तो निकल के नहीं आते बाहर ऐसे 4 उभार, कुछ वैसे से उभार आ जाएंगे ये। तो ये जो छोटे छोटे स्पोर दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोलेंगे आप? बेसिडियोस्पोर। कौन से स्पोर हैं ये? और बेसिडियोस्पोर अंदर नहीं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, क्योंकि बाहर की तरफ बन रहे हैं तो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस्ड? और ये कैसे स्पोर होते हैं बेटा? ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं। कैसे स्पोर होते हैं? हाँ, ये इसके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बेसिडियोमाइसिटीज के पैराग्राफ को देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, लिखा है ना? देखो बेसिडियोमाइसिटीज के पैराग्राफ में, बेसिडियोमाइसिटीज के पैराग्राफ में लिखा है एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, सिर्फ सेक्सुअल होते हैं। और उनका नाम क्या होता है? बेसिडियोस्पोर। और अंदर बन रहे, बाहर बन रहे, तो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। क्या बोलेंगे आप? किस पे? बेसिडियम पे। और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलोगे? बेसिडिया। ये किस में होते हैं? गिल्स में। गिल्स किस में होता है? तो बेटा फ्रूटिंग बॉडी का दूसरा नाम भी तो होगा कोई। वेरी गुड, फ्रूटिंग बॉडी का दूसरा नाम है बेसिडियोकार। याद रहेगा, फ्रूटिंग बॉडी का दूसरा नाम क्या है? बेसिडियोकार, क्योंकि इसमें फ्रूट की जगह स्पोर लगते हैं ना, तो फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, ये नोट करने वाली बात है, नोट करके लिख देते हैं। नोट, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट। नहीं होते। कौन से स्पोर नहीं होते? एसेक्सुअल। जनरली आप क्या देखते हो फंगस में? दोनों तरह के स्पोर होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं और एसेक्सुअल भी। लेकिन यहाँ पे बेटा कौन से वाले नहीं है? तो क्या इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। और वो कैसे होगा? माइसीलियम के फ्रेगमेंटेशन से। अब जैसे माइसीलियम का इतना सा टुकड़ा हम तोड़ लें और इस इतने से टुकड़े को कहीं फेंक देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो जब फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो इस माइसीलियम की एक नई कॉलोनी बसेगी, है ना? तो जो आपने माइसीलियम थोड़ा सा फेंका है वो खूब सारा हो जाएगा, ऐसे बन गई ना न्यू कॉलोनी। थोड़े से माइसीलियम से क्या बन गई? नई कॉलोनी बन गई। इस तरीके से टुकड़े से फैलने को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसा रिप्रोडक्शन है? हाँ, देखो क्या बात समझ में आई कि इनके पास एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, फिर भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और सेक्सुअल तो स्पोर से करते ही है, लेकिन एसेक्सुअल कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। कौन है ये? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई। बेटा क्या बोलते हैं इनको? हाँ, क्लब शेप होते हैं ना, इसीलिए। क्लब यानी गुम्बद के आकार के, ऊपर से ये आपको गुम्बद जैसे आकार के दिख रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। और इनके एग्जाम्पल कैसे याद किए थे आपने? टप्पू, है ना, TAPPU, है ना। टी से क्या याद किया था? टोडस्टूल्स। ए से अगैरिकस, पी से पक्सीनिया और पी से पफ बॉल्स। सबसे बड़े मशरूम कौन होते हैं? पफ बॉल्स। और यू से क्या याद किया था? यूस्टिलेगो। ये जो आपको इतना बड़ा बॉल जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये पफ बॉल्स है। ये लार्जेस्ट होते हैं। सबसे बड़ा मशरूम इस दुनिया में अगर कोई है, वो भी खाने लायक, तो वो कौन है? पफ बॉल्स। याद रहेगा। और यूस्टिलेगो से जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? स्मट। स्मट डिजीज़ कहते हैं बेटा उसे। कौन सा डिजीज़ कहते हैं? स्मट। और पक्सीनिया से जो बीमारी होती है उसे व्हीट रस्ट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनको खा के डेथ भी हो सकती है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं टोडस्टूल। टोडस्टूल कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बताओ। हाँ भाई, क्लियर है? तो इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। कुछ तो कारण होगा इम्परफेक्ट कहने का। इम्परफेक्ट कहने का कारण ये है कि इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज इनमें सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं पाई जाती। बिकॉज सेक्सुअल फॉर्म्स आर एब्सेंट। आप साथ के साथ ना एनसीईआरटी में भी देखते रहो, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। अब क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये इम्परफेक्ट हो गए। परफेक्ट कब होते हैं? जब सेक्सुअल भी करते हैं और एसेक्सुअल भी। लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला? इम्परफेक्ट फंजाई। इनमें सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं होती। सो ये एक आर्टिफिशियल ग्रुप है, ये याद रखना। इट इज एन आर्टिफिशियल ग्रुप। बेटा आर्टिफिशियल वो ग्रुप होता है जिसे ज़बरदस्ती बनाया गया हो।
मतलब वो नेचुरल नहीं है। कुछ ग्रुप नेचुरल होते हैं, कुछ ज़बरदस्ती बनाया जाता है। जैसे स्कूल में होता है ना, आप लोग अपने जैसे को तलाश के उनसे दोस्ती करके अपना ग्रुप बना लेते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी दोस्ती नहीं होती किसी से, तो टीचर क्या करते हैं उनको ज़बरदस्ती साथ में बैठा के कि बेटा आप लोग एक सर्कल बना लो, आपका अपना एक ग्रुप हो गया, जबकि वो किसी ग्रुप में फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी उनका एक ग्रुप बना दिया। तो होता क्या है, देखो जो फाइकोमाइसिटीज़ थे उसमें सारे गीले और चिपचिपे थे। फाइकोमाइसिटीज़ में कॉमन बात क्या थी, सबके सब गीले और चिपचिपे थे, यानी सबके सब एल्गी जैसे फंजाई थे। एस्कोमाइसिटीज़ में क्या चीज़ कॉमन थी, सबके पास सैक था, पाउच, तभी तो सब एस्कोमाइसिटीज़ थे। बेसिडोमाइसिटीज़ में क्या चीज़ कॉमन थी कि सबके पास क्लब शेप, ऊपर से गुंबद के आकार के थे, मतलब सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। लेकिन ये अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सब बड़े अटपटे हैं। अटपटे मतलब अजीब अजीब से, और अलग अलग ग्रुप से आए हैं, अलग अलग ग्रुप से। कोई बेसिडियोमाइसिटी से रिजेक्ट होकर आया है, तो कोई एस्कोमाइसिटी से रिजेक्ट होकर आया है। और रिजेक्ट होने का कारण क्या है कि इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? इसके जो मेंबर है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स। ये बाकी ग्रुप से क्या होकर आए, रिजेक्ट होकर आए। और रिजेक्ट होने का कारण क्या है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? इसीलिए कैसा ग्रुप है, हाँ, सो इट इज एन आर्टिफिशियल ग्रुप, ठीक है, कंटेनिंग वैरायटी ऑफ मेंबर्स। इसमें अलग अलग तरह के मेंबर्स हैं, मेंबर्स फ्रॉम, और वो मेंबर कहाँ से आए, वो मेंबर आए हैं एस्कोमाइसिटीज से, एस्कोमाइसिटीज एंड, अच्छा फाइको का नाम क्यों नहीं लिखा मैंने, सोचो जरा, मैंने फाइको का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शुरू के 3 ग्रुप तो यही है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, नहीं ऐसी ही तो है, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियो। तो मैंने 2 का नाम तो ले लिया, मैंने ऊपर वाले का नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा उसका माइसीलियम होता है असेप्टेड, और ड्यूटेरोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है सेप्टेड। तो इसमें जो मेंबर आएंगे वो सेप्टेड वाले ही तो आएंगे, यानी किसके आएंगे, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये इसका माइसीलियम हो गया, किसका माइसीलियम, ड्यूटेरोमाइसिटीज का। अब इसकी कोई एक फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, कोई एक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर शेप की नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इसमें फ्रूटिंग बॉडी है तो इस तरह की शेप की होगी, या फ्रूटिंग बॉडी है तो इस तरह की सैक वाली शेप की होगी, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप से रिजेक्ट होकर आए हैं, तो इसमें वैरायटी होगी। तो मैं कोई एक फ्रूटिंग बॉडी नहीं बना सकता इसकी, क्यों, क्योंकि इसमें कई विभिन्न अलग अलग प्रकार के फंगस आए हैं जो अलग अलग ग्रुप से रिजेक्ट होकर आए हैं। क्या बात समझ में आती है? तो इनके ऊपर ये जो आपको दिख रही है, ये है फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी स्पोर अगर बनाएगी भी तो कौन से स्पोर बनाएगी, ए सेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल वाले तो इनमें होते ही नहीं है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, इफ सेक्सुअल फॉर्म्स आर फाउंड, अगर पता लग गया कि इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है तो इनको वापस भेज देंगे। वापस कहाँ भेज देंगे बेटा, यहाँ एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। देखो यही लिखा हुआ है ना कि अगर सेक्सुअल फॉर्म्स का पता लगा तो इनको वापस भेज देंगे। कहाँ वापस भेज देंगे, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज। देखा आपने, बुक में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो माइसीलियम याद रखना है आपको। माइसीलियम कैसा है इसका, माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट, और सेप्टेट के साथ कैसा है, ब्रांच्ड। सेप्टेट भी है, साथ ही साथ कैसा है बेटा, ब्रांच्ड। तो सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम किसका, ड्यूटेरोमाइसिटीज का। अब ये इम्परफेक्ट फंजाई है। कैसे फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट कब होते, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते। समझ में आया? अच्छा, इनके जो ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं उनके नाम याद रखने हैं आपको। फ्रूटिंग बॉडी स्पोर बनाती तो है इनमें, लेकिन कैसे स्पोर बनाती बेटा, ए सेक्सुअल स्पोर। तो क्या बोलते हैं उन्हें ए सेक्सुअल स्पोर्स को, उनका नाम है कॉनिडिया। क्या नाम है, कॉनिडिया। देखो बुक में मिलेगा, पैराग्राफ में मिला। तो ये ए सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉनिडिया। और सेक्सुअल तो इनमें होते ही नहीं। अब आपको इनके एग्जाम्पल याद करने, एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। कैट इसका अच्छा एग्जाम्पल क्यों है, थैंक यू, बताओ कैट इसका अच्छा एग्जाम्पल क्यों है, CAT, कैट। कैट इसका अच्छा एग्जाम्पल इसलिए बेटा क्योंकि जब हम पेट एनिमल की बात करते हैं, पालतू जानवर की, तो सबकी चॉइस क्या होती है, डॉग। पहली नज़र में अगर आपके कोई ऐसे बोले कि यार पेट है तुम्हारे पास, तो दिमाग में किसकी इमेज आती है, डॉग की। क्योंकि डॉग जो है वो एक फेथफुल एनिमल है, ट्रस्टवर्दी है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसके अंदर पेशेंस भी काफ़ी होता है। क्या बात समझ में आती है? इसलिए सबकी चॉइस क्या होती है, डॉग एज अ पेट। बहुत रेयरली लोग कैट पालते हैं, क्यों,
कैट एक तो कमज़ोर है, हाँ भाई सीधी सी बात है, जो अपनी सुरक्षा नहीं करती आपकी क्या करेगी। दूसरा, बिल्ली पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्या पता वो आप सो गए आंखें बंद करके, उसके बाद क्या कर रही है, नो वन नोज, है ना। और वो आज आपके घर में घूम रही है, कल किसी और के घर में, तो पर्टिकुलर नहीं है कि वो यहीं रहने वाली है। तो कैट इज़ नॉट अ परफेक्ट पेट। परफेक्ट पेट क्या होता है, डॉग। तो CAT कैट से याद रखेंगे किसके एग्जाम्पल, ड्यूटेरोमाइसिटीज के, याद रहेंगे। सी से हो जाएगा बेटा कोलिटोट्राइकम, बोलो क्या, कोलिटोट्राइकम। ए से हो जाएगा ऑल्टरनेरिया, ए से हो जाएगा ऑल्टरनेरिया। टी से ट्राइकोडर्मा, टी से ट्राइकोडर्मा। तो कितने एग्जाम्पल है इसके, 3। ये तीनों एग्जाम्पल किसके, ये तीनों एग्जाम्पल है ड्यूटेरोमाइसिटीज के, जिसे क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट। और इसे इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं पाई जाती। तो एग्जाम्पल 3 है। कोलिटोट्राइकम, सबसे पहले कोलिटोट्राइकम। बच्चों कोलिटोट्राइकम एक ऐसा फंगस है जो गन्ने को अंदर से सड़ा देता है। आपने गन्ना देखा होगा, अगर गन्ना चूसा है तो उसमें अंदर लाल लाल फफूंद लग जाती है, जिससे गन्ने की पैदावार पे असर पड़ता है। इसे बोलते हैं कोलिटोट्राइकम। और इससे जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। कभी देखा है ऐसा आपने, नहीं देखा, देखो ज़रा, ऐसा नहीं देखा कभी गन्ने के अंदर लाल लाल, अंदर से लाल हो जाता है ना गन्ना, शुगर केन। तो यही है बेटा, क्या है, रेड रॉट ऑफ, रॉट का मतलब क्या है, सड़ना, इसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और ये कौन सी फंगस की वजह से होती है, कोलिटोट्राइकम। किसकी वजह से, हाँ, तो कोलिटोट्राइकम एक फंगस है जो पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब एक जीते जागते गन्ने के ऊपर पनपती है और उसे खोखला कर देती है। अच्छा, दूसरा है अल्टरनेरिया। देखिए आलू का पत्ता है लेकिन वक्त से पहले ख़राब हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट का मतलब हो गया पतन, है ना। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी वक्त से पहले आलू जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसका पौधा ख़त्म हो रहा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये किसकी वजह से होता है, ये एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम है ऑल्टरनेरिया। बुक में मिला आपको नाम ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया। और तीसरा है बच्चों ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, ट्राइकोडर्मा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम रूट पैथोजन। ऐसे कई कीटाणु होते हैं जो जड़ों में बीमारी करते हैं, तो उन रूट पैथोजन से बचाता है। कौन बचाता है रूट पैथोजन से, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा एक अच्छी फंगस है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा प्लांट को फायदा दे रहा है बेटा, नाम याद रखना क्या है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक अच्छी फंगस है जो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, पैथोजन से। क्या ये बात समझ में आती है। और जो ऑल्टरनेरिया है वो आलू को वक्त से पहले सड़ने से बचा रहा है, और कोलिटोट्राइकम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कर रहा है। तो 3 एग्जाम्पल हो गए इसके, कोलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया और तीसरा ट्राइकोडर्मा। तीनों एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों, CAT कैट। नहीं, शुगर केन का प्लांट जिंदा है, सीधा खड़ा है, आपको गन्ना वो लाल लाल नजर आने लगेगा, तो समझो उसमें फंगस लग गई। कौन सी फंगस, कोलिटोट्राइकम। हाँ जी, आया समझ में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम के ऊपर बस यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरा चैप्टर जो है वो आगे है, चैप्टर 3, वहाँ पर तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। प्लांट में कौन आते हैं, सारे ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब फिक्स्ड, प्लांट थोड़ी ना चलते फिरते हैं। और प्लांट्स को भी ऐसे ही पढ़ते हैं बेटा, कैसे, इवोल्यूशन के हिसाब से, फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म्स। तो ये सीक्वेंस होता है, किसका सीक्वेंस होता है, ये इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। तो प्लांट किंगडम में
जो भी डिटेल्स हैं वो आगे चैप्टर 3 में। यहाँ पर क्या है कि 2-4 अजीब अजीब से प्लांट्स के बारे में बता दिया। अजीब अजीब से कैसे? जैसे आपको पता है सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्लांट किंगडम, सारे प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट किंगडम में सारे के सारे कौन आते हैं? ऑल ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ऑल ग्रीन फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो सभी फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? प्लांट किंगडम में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक एक्सेप्शन ये देखो, ये है कस्क्यूटा, इसे अमरबेल कहते हैं। सुना है अमरबेल हिंदी भाषा में? तो कस्क्यूटा यानी कि हिंदी में बोला जाता है अमरबेल। इसे अमर इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये आसानी से मरती नहीं है। अगर इसको साल भर भी अलग रखा जाए मेन प्लांट से और ऐसी सूखी पड़ी रहे तो भी ये प्लांट के ऊपर दोबारा फेंक दो ऐसे तो ये जिंदा हो जाती है। कौन जिंदा हो जाती है? कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल कहते हैं। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो कि एक प्लांट के ऊपर किस तरीके से लपेटी हुई है। तो जिस प्लांट के ऊपर इसने खुद को लपेट रखा है वो हो गया होस्ट प्लांट, जिसके ऊपर खुद को लपेट रखा है वो क्या हो गया? होस्ट। और ये हो गया पैरासाइट, जिसका नाम क्या है? कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा कैसा प्लांट है? कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट, यानी ये खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना नहीं बनाता बल्कि दूसरे प्लांट से नरिशमेंट लेता है। कौन लेता है बेटा? कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा इज अ पैरासिट। ये चाउमीन जैसी हो जाती है, येलो येलो है ना। तो ये सारे फोटोज जितने भी आप देख रहे हो, ये भी, ये वाले भी, और ये येलो येलो जो जा रहा है, ये सारा कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा जिसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? अमरबेल। आपने कभी ना कभी देखा होगा, ऐसा देखा है? पेड़ के ऊपर येलो येलो नूडल जैसा, कोई पत्ता नहीं होता इसमें, इट हैज़ नो लीव्स, और ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसने खुद से गुजारा थोड़ी करना है, इसने तो दूसरों से लेना है। इट हैज़ नो लीव्स, क्या लेना है? नरिशमेंट लेना है। तो दूसरों से नरिशमेंट लेती है, इसीलिए खुद के पत्ते नहीं होते। तो ऐसे पैरासिटिक प्लांट का नाम क्या है? कस्क्यूटा। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो, इसमें मक्खी अगर गई तो फंस गई समझो, फिर बाहर नहीं आ सकती। इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना। मक्खी इसके बीच में जाती है तो पंजा इसका ऐसे बंद हो जाएगा, तो उसके अंदर मक्खी फंस जाएगी। इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ओस की बूंदे जैसी, इसका नाम है सन ड्यू। क्या नाम है इसका? सन ड्यू। और इसमें जग जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसका नाम है पिचर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि पिचर का मतलब जग होता है। पिचर का मतलब क्या होता है? जग। तो जग के जैसा दिख रहा है ना, पिचर प्लांट बोलते हैं। इसमें अंदर अगर कोई कीड़ा गिर गया तो इसमें अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कीड़ा गल जाएगा और उसके अंदर जो प्रोटीन है उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कैसे प्लांट है? और ऐसा नहीं है कि अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसेक्ट्स को भी पकड़ के खाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जिस मिट्टी में ये पनपते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। किसकी कमी है? और नाइट्रोजन तो चाहिए भाई ग्रोथ के लिए। तो इन्होंने कीड़े पकड़ना शुरू कर दिया। मतलब इवोल्यूशन के लाखों सालों के क्रमिक विकास के दौरान इन्होंने अपने अंदर ये चेंज लेकर आए कि इन्होंने इंसेक्ट पकड़ने शुरू कर दिए, और ये इंसेक्ट को पकड़ के उसका जूस खींच लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे चबाते नहीं है जैसे हम चबाते हैं खाने को, ये बस उस इंसेक्ट को पकड़ के उसकी बॉडी के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कीड़े के अंदर प्रोटीन तो होता ही है, और हर जानवर में प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स में अमोनिया यानी नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आखिर ऐसे क्यों बने, क्यों ये इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं, आखिर क्या वजह है इनके इंसेक्ट्स को खाने की, तो इसका कारण है कि ये इवॉल्व हुए थे, दे इवॉल्व क्योंकि ये इवॉल्व हुए थे इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ये किस में इवॉल्व हुए थे? नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी थी उसमें इनका इवोल्यूशन हुआ था, इसीलिए ऐसे बन गए। कैसे बन गए? कीड़े पकड़ने वाले। क्या क्या नाम है इनके? दोबारा बोलो। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और पिचर प्लांट। आया समझ में? नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद एनिमल किंगडम दे रखा है, लेकिन एनिमल किंगडम के ऊपर तो पूरा चैप्टर है ना आगे, चैप्टर 4, उसमें आप पढ़ोगे आराम से एनिमल किंगडम के बारे में। तो यहाँ पे तो अभी ज़्यादा नहीं दिया हुआ एनिमल किंगडम के बारे में ना, थोड़ा सा दिया हुआ है। तो एनिमल्स के पास क्या होता है बेटा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एनिमल्स क्या करते हैं? अपने से छोटों को खा जाते हैं। तो इसमें कौन आते हैं? और मल्टी
सेलुलर, सारे के सारे कौन आते हैं? मल्टी सेलुलर मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है? चलने फिरने वाले। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते ऑर्गेनिजम्स। तो पूरा का पूरा ऐसे ही याद कर लो एज इट इज़, क्या कि इसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर मोटाइल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किसमें? एनिमल किंगडम में सारे के सारे मल्टी सेलुलर मोटाइल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक समझते हो आप लोग? यानी कि ये चीज़ों को निगल जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? चीज़ों को अपने अंदर ठूसते हैं। जैसे आपने खाना चबाया, खाना खाया, मुंह में खाना डाला, इसको बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद एंजाइम्स खाने को तोड़ती हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर जो आपने तोड़ा है वो आपके ब्लड में आया, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। किसी भी चीज़ का आपके ब्लड में आना, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद फाइनली आपकी बॉडी की सेल्स ने उसको यूज़ किया, इस्तेमाल किया, एसिमिलेशन। और जो आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आपने बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो उसे इजेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इजेशन। आया समझ में? तो ये होता है कौन सा न्यूट्रिशन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस में पाया जाता है ये? एनिमल्स में। क्लियर? बिना सेल के कोई लाइफ ही नहीं है, तो जिंदा रहने के लिए कम से कम एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए। बिना सेल के देयर इज नो लाइफ। तो अगर सेल ही नहीं है, सेल से भी छोटा है, तो फिर लिविंग थोड़ी ना कहेंगे। तो वायरस को हम लोग लिविंग कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास सेल। एनसीईआरटी क्या कहती है? वायरस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए सेलुलर मतलब सेल के बिना, बिना सेल के। तो वायरस बहुत छोटे होते हैं और बिना सेल के होते हैं। वायरस के पास सेल नहीं होती। सिर्फ दो ही चीज़ें होती है वायरस में, प्रोटीन का कवच और जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम वायरस वाला टॉपिक करेंगे। कुछ नाम जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं अलग से, जिनको आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी, वो कौन कौन है? वो एक तो है वायरस, वायरस को जगह नहीं दी, बिल्कुल। वायरॉइड्स को जगह नहीं दी, वायरॉइड्स। प्रायोन्स को जगह नहीं दी, प्रायोन्स। लिचेंस नहीं होता, लाइकेंस बोलो, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इनको जगह नहीं दी गई। किसमें? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्यों नहीं दी? ऐसा क्या कमी थी इनके अंदर कि भाई इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा नहीं गया? कारण है, देखो जो वायरस है उसके पास तो सेल ही नहीं है। जो वायरॉइड्स हैं वो वायरस से भी छोटे हैं, सिर्फ आरएनए, बिना प्रोटीन कोट के। प्रायोन्स प्रोटीन है, इनमें भी जान नहीं होती। और लाइकेंस तो दो जीवों का एसोसिएशन है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। कौन कौन? एल्गी और फंजाई। तो इस कंफ्यूजन की वजह से कि इसे रखे कहाँ, तो रखा ही नहीं इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो इन चारों को नहीं रखा हुआ है, ये अलग से लिखे हुए, लिखा है ना एनसीईआरटी में कि आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको जगह नहीं दी गई। तो एक एक करके सबको समझते हैं। लाइकेंस तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस में एल्गल वाले पार्ट को फाइकोबायोंट और फंजाई वाले पार्ट को माइकोबायोंट कहते हैं। ये हो गया था ना। और लाइकेंस से लिटमस नाम की डाई मिलती है, जो कि एक इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर। लाइकेंस पॉल्यूशन के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, पॉल्यूशन वाले इलाके में नहीं होते। स्पेशली कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड होगी वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। लाइकेन से मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी बनती हैं और कई दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लाइकेंस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। लाइकेंस में हमने ये पढ़ा था कि एल्गी क्योंकि ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, बदले में फंजाई मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। दोनों के इस आपसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इसका नाम है लाइकेन। तो ये टॉपिक तो अपना हो गया लाइकेन वाला। लेकिन जो वायरस है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है वायरस। क्या होते हैं वायरस? वायरस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, सेल से तो बहुत ही छोटे होते हैं। सो वायरस क्या होते हैं? वायरस, वायरस के बाहर एक प्रोटीन कोट होता है इस तरीके से, प्रोटीन का बना, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इसके। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। सो वायरस दो ही चीज़ों का बना होता है बच्चों। एक तो बाहर से प्रोटीन का कोट, प्रोटीन कोट,
और दूसरा उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वायरस का जेनेटिक मटेरियल वो होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए और आरएनए दोनों, लेकिन एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वायरस में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ हो, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। वैसे एक एक्सेप्शन है, बट अगर आप एनसीईआरटी से बाहर जाओगे तो मैंने बताया ना नुकसान है उसका, बुक में ही रहना है, बुक से ही पढ़ना है। तो एज पर एनसीईआरटी क्या कहती है कि देयर इज नो वायरस विच हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। कोई वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों एक साथ हो, ठीक है। या तो वायरस में सिर्फ डीएनए होगा या वायरस में सिर्फ आरएनए होगा। अब जिस वायरस के पास डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए कंटेनिंग वायरसेस, सो डीएनए कंटेनिंग वायरसेस को हम लोग कहते हैं बेटा डीऑक्सी वायरस। कौन सा वायरस? हाँ, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ऐसे ही आरएनए कंटेनिंग वायरस, ठीक है। आपको फुल फॉर्म तो पता है ना इसकी, डीएनए और आरएनए की? बताओ डीएनए की क्या है? वेरी गुड। और आरएनए की? राइबो न्यूक्लिक। तो जिसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उस वायरस को आप क्या कहोगे? राइबो वायरस। कौन सा वायरस? राइबो वायरस का एग्जाम्पल है, राइबो वायरस का एग्जाम्पल है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जैसे आपने कोरोना वायरस, कोविड-19 सुना है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो जितने भी वायरस खतरनाक होते हैं, मतलब जो कंट्रोल में नहीं आते, जिनकी दवाइयाँ नहीं बनती, वो सारे राइबो वायरस होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और थोड़े से कम खतरनाक होते हैं डीएनए वायरस। इसमें एग्जाम्पल आ गया बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, ये गंगा नदी के पानी में होता है ये वायरस। ये वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब नॉर्मली क्या होता है, वायरस नुकसान करते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस एक अच्छा वायरस है जिससे हमको फ़ायदा है, क्योंकि ये जो कीटाणु है ना, बीमारी करने वाले बैक्टीरिया, उनको मार देता है। तो जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को मारे, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये कैसा वायरस है? डीऑक्सी वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो कौन होते हैं? राइबो वायरस। तो वायरस दो तरह के हैं, डीऑक्सी वायरस और राइबो वायरस। सो वायरस के पास दो ही चीज़ें होती हैं। देखो भाई, दो तरह के वायरस थे, ओके, लेकिन हर वायरस के पास तो दो ही चीज़ें हैं ना, एक तो जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन कोड। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया में नहीं बोलते थे आपकी न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोइड बोलो, तो वैसे आप याद रखना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अब क्योंकि वायरस के पास न्यूक्लियोइड और प्रोटीन कोड है, इसीलिए वायरस को, वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको और कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज वायरॉइड्स। सॉरी वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स। नींद नहीं खुली अभी मेरी। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, वायरसेस का दूसरा नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों है न्यूक्लियोप्रोटीन्स? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं ना, न्यूक्लियोइड और प्रोटीन कोड। इसीलिए वायरस का एक नया नाम आपको पता लगा कि वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। ये दो ही चीज़ें तो हैं, अंदर न्यूक्लियोइड और बाहर प्रोटीन कोड। वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस बहुत ही छोटे होते हैं, बिना सेल के। सो वायरस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए किसी के नाम के आगे ए लगने का मतलब वो नहीं हो रहा है, तो सेल नहीं है तो क्या बोलेंगे? ए सेलुलर। सेल नहीं है तो ए सेलुलर, और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बस, ये ए सेलुलर पार्टिकल। जैसे क्रिस्टल होते हैं ना, नमक के, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही नमक और चीनी के क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं इसके, वायरस के। तो वायरस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स, दैट इज दे डू नॉट हैव सेल। वायरस के पास क्या नहीं होती? सेल नहीं होती। और आपको पता है बिना सेल के देयर इज नो लाइफ। जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए, तभी तो हम बोलते हैं सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। पर वायरस के पास तो सेल है ही नहीं, ये तो सेल से भी छोटे हैं, तो हम इनको ट्रूली लिविंग नहीं कहते। यस, सो वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग। वायरस सच में जिंदा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास अपनी खुद की सेल नहीं होती। तो बल्कि हम इन्हें क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग,
therefore considered as कैसा लिंक बेटा? कनेक्टिंग लिंक, कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। कौन करता है? वायरस। ध्यान रखिए बात। सो वायरस आर कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पूरी तरह जिंदा इनको क्यों माने भाई? कि सेल ही नहीं है इसके पास, जिंदा रहने के लिए कम से कम सेल तो होनी चाहिए ना। कनेक्टिंग लिंक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे याद करो, यूग्लिनॉइड्स पढ़े थे आपने, यूग्लिना, तो उसे कनेक्टिंग लिंक माना था प्लांट और एनिमल का। उसमें दोनों के गुण थे ना, प्लांट के भी और एनिमल के। ऐसी स्लाइम माउंट पढ़ा था आपने। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जो होता है उसको कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। किसके बीच में? लिविंग और वायरस को कनेक्टिंग लिंक क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी दोनों की है, लिविंग की भी और दोनों के गुण है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला। अगर वायरस किसी नॉन लिविंग सरफेस पे रखा है तो बिल्कुल इनर्ट क्रिस्टलाइन सॉल्ट जैसा होगा, है ना, मतलब नमक के दाने जैसा। ऐसे इनएक्टिव वायरस को विरियन कहते हैं। और वही वायरस अगर किसी लिविंग सेल पे होगा तो एक्टिव होगा। कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी वायरस। और जिनका आरएनए होता है उन्हें क्या कहते हैं? ये जो कनेक्टिंग लिंक वाली बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे कनेक्टिंग लिंक याद रखने चाहिए। जैसे यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, और स्लाइम माउंट कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एनिमल एंड फंजाई। वैसे ही वायरस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर अब देखो, एक वायरस आया और सेल के अंदर घुसा, इतने सारे नए वायरस आ गए, मतलब इसने इस्तेमाल किया है होस्ट की सेल का खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वायरस क्या है? एक पैरासाइट। लेकिन क्योंकि ये सेल के अंदर घुसा तो बोला इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। देखो, इंटर और इंट्रा में क्या फर्क होता है? अगर कोई चीज दो सेलों के बीच में है तो उसे बोलेंगे इंटर सेल्यूलर। जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा शायद लिम्फ के बारे में, लिम्फ सेलों के बीच में होता है, उसे इंटर सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब होता है कि एक के अंदर। तो वायरस किसके अंदर घुसा है? सेल के अंदर। तो इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। वायरस इनएक्टिव होते हैं कौन से सरफेस पे? नॉन लिविंग। और यही वायरस एक्टिव होते हैं लिविंग सरफेस पे। वायरस जब इनएक्टिव होता है तो उसे क्या कहते हैं? विरियन। क्या कहते हैं? ओके, वायरस कैसे पैरासाइट है? ऑब्लिगेट, मतलब इनके लिए पैरासाइट होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये बिना मतलब पैरासाइट के अलावा कुछ और नहीं हो सकते, ये होंगे तो सिर्फ पैरासाइट होंगे। सो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दे कैन बी जस्ट पैरासाइट्स। इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है गुजारा करने का, ये सिर्फ क्या होते हैं? पैरासाइट। ये होस्ट की सेल का फायदा उठाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई वायरस आता है, हमें जुकाम होता है, कोरोना होता है, एक वायरस आता है और कितने लाखों करोड़ों हम छींकते हैं तो निकल जाते हैं एक साथ, है ना। तो वायरस आता एक है लेकिन निकलते बहुत सारे हैं। वायरस को बस एक ही काम आता है, खुद को मल्टीप्लाई करना। वायरस का काम है खुद की अपनी आबादी बढ़ाना। उसे इस बात से मतलब नहीं कि होस्ट को कितनी तकलीफ, कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, बस नहीं, उसको अपना फायदा देखना है, खुद को मल्टीप्लाई करना है। ओके, और ये जो टर्म है वायरस, दैट वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोस्की, डीजे इवानोस्की नाम है इनका। अच्छा, इन्होंने एक और बात कही थी, ही ऑब्जर्व, इन्होंने देखा था, ही ऑब्जर्व दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, एज दे कैन इजीली पास, क्योंकि वायरस आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, इजीली पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ये कौन से फिल्टर्स होते हैं? ये ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को जाने नहीं देते, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। देखिए, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो साइज पे डिपेंड करता है। जो छोटी आकार की चीज़ होगी वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे छेद हैं, जैसे छोटा छेद, हाँ, तो छोटे छोटे छेदों से वही चीज़ जाएगी ना जो छोटे आकार की होगी, बड़े आकार की चीज़ें नहीं जा सकती। तो ये एक फ़िल्टर है, मान लीजिए ये एक फ़िल्टर है और इसका नाम है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है ये। अगर आप
इसके थ्रू पानी को डालेंगे और पानी में बैक्टीरिया होंगे, तो पानी तो चला जाएगा दूसरी तरफ, लेकिन बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ बहुत छोटा होता है। मतलब इन छेदों से तो बड़ा होता है, ये जो छेद आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन छेदों से बैक्टीरिया बड़ा है, इसीलिए बैक्टीरिया से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो इस फिल्टर से आर पार नहीं जा सकते, क्योंकि इनका साइज पोर के साइज से बड़ा है। ये है बैक्टीरियल सेल। लेकिन डीजे वानोस्की ने क्या देखा कि वायरस क्रॉस कर सकता है। वायरस इतना छोटा है कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस कर सकता है। ये बात इन्होंने ऑब्जर्व करी। किसने ऑब्जर्व करी? डीजे वानोस्की ने। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वायरस इतने छोटे हैं कि वो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। किसको क्रॉस कर सकते हैं? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। देखिए क्रॉस कर रहे हैं, आर पार आ गए। सो ये चीज़ इन्होंने कही कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने दुनिया को ये बताया कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि वायरस क्रॉस कर सकते हैं। किसको क्रॉस कर सकते हैं? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को। आई बात समझ में? सो वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि वो क्रॉस कर पा रहे थे कौन से फिल्टर को? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था डीजे वानोस्की का। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, का नाम था M.W. बीजरनिक। तो M.W. बीजरनिक ने क्या देखा कि वायरस छूने से फैल रहा है। ही नोटिस्ड, इन्होंने नोटिस किया, ही नोटिस्ड दैट वायरस फैलता है, वायरस स्प्रेड्स बाय टच। छूने से फैलता है वायरस। टच को और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना? टच को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। तो किसी बीमार या संक्रमित इंसान से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने से वायरस फैलता है। इसलिए आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स कोरोना टाइम पर इलाज कर रहे थे पेशेंट्स का, उन्होंने पीपी किट पहनी थी, ग्लव्स पहने थे, मास्क लगाया था। क्यों? ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। किससे? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे। तो वायरस छूने से फैलता है। ये बात किसने नोटिस की थी? M.W. बीजरनिक ने। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। इन्होंने लैटिन भाषा में कहा था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। देखो एनसीईआरटी में मिला आपको, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। ये थोड़ा संस्कृत जैसा लग रहा है ना, लैटिन भाषा थी ऐसी। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का मीनिंग होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। क्या मीनिंग होता है इसका? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड, ये मतलब होता है किसका? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं वायरस, ये बात नोटिस करी थी M.W. बीजरनिक ने। इन्होंने क्या देखा कि एक बीमार पौधा जिसे टोबैको मोज़ैक वायरस, एक बीमारी होती है मोज़ैक डिजीज़। मोज़ैक बीमारी में क्या होता है? पत्ते में ना छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो मोज़ैक डिजीज़ हो गया था। किसको हो गया था? टोबैको के प्लांट को। मोज़ैक डिजीज़ इन टोबैको प्लांट। तो इन्होंने देखा कि वो बीमार पौधा जिसको बीमारी हो चुकी है, वो बीमार पौधा सरवाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये बीमार पौधा था, ये बीमार पौधा है टोबैको का। टोबैको की लीफ ना बड़े बड़े ब्रॉड साइज के होते हैं। ये है टोबैको, ठीक है। और इसमें जगह जगह क्या हो गए थे? होल्स हो गए थे ऐसे। देखो बीमारी ऐसी थी। इस बीमारी में क्या होता है? पत्ते में ना छेद हो जाते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं मोज़ैक डिजीज। शायद आपने कभी देखा हो, कोई पत्ता ऐसा देखा है जिसमें ये छोटे छोटे छेद हो गए हो, या नसें नजर आने लगी हो, पत्ता पूरा अंदर से खत्म हो गया, खोखला हो गया हो। कभी देखा है ऐसा डिजीज? और सिर्फ टोबैको में नहीं होता, और भी प्लांट्स में होता है। इस बीमारी को मोज़ैक डिजीज कहते हैं। तो देखिए हालत खराब थी इसकी, यानी ये बीमार पौधा था। तो ये जो बीमार पौधा था, इस बीमार पौधे को उन्होंने पकड़ा और पीस दिया, अच्छे से पीस दिया। किसने पीस दिया भाई? इन्होंने, M.W. बीजरनिक ने इसको ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड कैसे करते थे बेटा? मोर्टार पेस्टल होता है ना, मोर्टार और पेस्टल। पेस्टल क्या? ये
जो मेडिमिक्स साबुन के ऐड में भी आता है ना, पॉन्टार पेस्ट, इमाम दस्ता बोलते हैं। तो ग्राइंड करके इसकी चटनी सी बन गई, तो चटनी को क्या बोलेंगे? स्लरी। स्लरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्लरी, यानी एक पेस्ट बन गया इसका, ये बन गया पेस्ट। अब ये जो स्लरी बनी, इस स्लरी को इन्होंने एक हेल्दी प्लांट पे डाल दिया। कैसे प्लांट पे डाल दिया? हेल्दी प्लांट पे, ठीक है। पोर, उड़ेलने को बोलते हैं पोर करना, पोर ऑन अ हेल्दी टोबैको प्लांट। तो हेल्दी टोबैको प्लांट पे जब इसको डाला तो उन्होंने देखा कि हेल्दी प्लांट भी कुछ टाइम बाद बीमार पड़ गया। हेल्दी प्लांट भी कुछ टाइम बाद बीमार पड़ गया। ये हेल्दी प्लांट था, हेल्दी टोबैको प्लांट, और जब इसके ऊपर इन्होंने ये पेस्ट डाला, कौन से, किसका पेस्ट था ये? बीमार पौधे का। तो हेल्दी पौधा जो था वो भी बीमार हो गया, उसको भी डिजीज हो गया। कौन सा डिजीज हो गया बच्चों? मोज़ैक डिजीज। उसके भी पत्तों में छोटे छोटे क्या आ गए? होल्स। और इसी को तो कहते हैं मोज़ैक डिजीज, जिसमें पत्तों में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये देखो हालत खराब होगी इसकी, आ रहा है समझ में? तो मोज़ैक डिजीज हो गया इसको। तो इसका मतलब, अब देखो हमने उस पौधे से तो डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया नहीं था जो बीमार था, हमने बल्कि उसका पेस्ट बना के वो डाला, पेस्ट डाला। तो इसका मतलब ये जो लिक्विड था, ये जो लिक्विड था ये क्या था? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। क्या था बच्चों? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। इसी के लिए वर्ड उन्होंने क्या दिया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। और जब ये इन्फेक्शियस फ्लूइड हेल्दी प्लांट पर डाला तो हेल्दी वाला भी बीमार हो गया। तो इससे वो किस नतीजे पर पहुंचे कि वायरस छूने से फैलते हैं। और कंटेजियस शब्द का मतलब होता है टच। जैसे आप पढ़ते हो ना चिकन पॉक्स होना, तो वो छूने से होता है। किसी को घर में चिकन पॉक्स हो रखा और आपने उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो आपको भी तो हो जाएगा। तो बीमारी जो छूने से होती है उसे कंटेजियस डिजीज कहते हैं। कैसा डिजीज? डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। जो बीमारी छूने से होगी उसे कौन सी कहेंगे? कंटेजियस डिजीज। आया समझ में? कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा कि बीमारी छूने से फैल रही है, और ये बात ऑब्जर्व किसने की थी? M.W. बीजर निकले। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी बीमारी या जो वायरस है वो छूने से फैलते हैं। और बीमार पौधे से निकला ये लिक्विड क्या कहलाया? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, हेल्दी वाले पे आपने डाल दिया, हेल्दी प्लांट पे। ये हेल्दी प्लांट है, तो हेल्दी प्लांट पे डालते ही क्या हुआ? हेल्दी को भी बीमारी हो गई। ऐसा ही होता है ना भाई, आपको जुकाम नहीं है, आपके दोस्त को जुकाम है, उसने आपकी तरफ देखा और छींक दिया, आपको एक शावर दे दिया उसने छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स का। आपने बस ऐसे ही किया थोड़ा सा, और लेकिन वो ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर भी तो पड़ी, तो गया ना वायरस अंदर। फिर अगले दिन आप भी छींक रहे हो, फिर सब छींक रहे हैं। तो वायरस स्प्रेड ऐसे ही होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। हाँ फिर तो है, फिर नहीं होगा। क्या चीज़ होती है? प्लांट्स में भी इम्यूनिटी होती है। प्लांट्स में इम्यूनिटी उन प्लांट्स की अच्छी होती है बेटा जो जंगलों में होते हैं, जो वाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं, क्योंकि उनकी कोई केयर नहीं करता ना, उनको कोई ध्यान नहीं रखता, इसीलिए वो स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जो खेतों में होते हैं प्लांट, जिनको हम खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब हम दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, वो थोड़े नाजुक होते हैं, वो नहीं बचते। कौन नाजुक होते हैं? जिनकी केयर ज़्यादा होती है। और कौन स्ट्रांग होते हैं? जो वाइल्ड वेराइटी होते हैं, वो पौधे जो जंगल में खुले में होते हैं। तो तुम्हें M.W. बीजरनिक का काम समझ में आया? इसके बाद आए W.M. स्टैनली। ये नाम याद रखना है आपको, W.M. स्टैनली। W.M. स्टैनली ने क्या किया? ये वो दुनिया के पहले आदमी बने जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। ही वॉज द फर्स्ट, ये वो पहले आदमी थे। ही वॉज द फर्स्ट, he was the first to crystallize the virus। ये वो पहले आदमी थे जिन्होंने वायरस को क्या किया? क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल बना दिए वायरस के। ठीक है, और ये ऐसा क्यों कर पाए? ठीक है, he was able to crystallize
he was able to crystallize virus as it contains, क्योंकि वायरस में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। वायरस में क्या होते हैं, क्योंकि वायरस में प्रोटीन होते हैं, इसलिए वो वायरस के क्या बना पाए, क्रिस्टल। कौन बना पाए, WM स्टैनली। तो WM स्टैनली वायरस को क्रिस्टलाइज इसीलिए कर पाए क्योंकि वायरस में होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होता तो वो क्रिस्टल नहीं बना पाते, तो इसीलिए वो क्रिस्टलाइज कर पाए, WM स्टैनली। तो 3 नाम, DJ वानोस्की, MW बीजनिक और WM स्टैनली। ठीक है, याद रहेगा। अब अगले टॉपिक का नाम है वायरॉइड्स। मिला बुक में वायरॉइड्स? बच्चों वायरॉइड्स जो होते हैं ना, वो एक नंगा, नेकेड का मतलब होता है नंगा, नेकेड RNA होता है बिना प्रोटीन के, प्रोटीन कोट के। मतलब ये RNA मॉलिक्यूल है जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग जैसा, लेकिन इसके ऊपर कोई सुरक्षा कवच, कोई प्रोटीन कोट नहीं है। सो वायरॉइड्स आर नेकेड RNA। वायरॉइड्स क्या होते हैं, नेकेड RNA विदाउट, किसके बिना, विदाउट प्रोटीन कोड। तो नेकेड RNA होगा, किसके बिना होगा, प्रोटीन कोड के। तो वायरॉइड्स आर नेकेड RNA विदाउट प्रोटीन कोड, बिना प्रोटीन कोड के होते। दे आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारी करना। दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स में बीमारी करते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है इनसे। मतलब वायरॉइड से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नहीं करेंगे कोई नुकसान। ये नुकसान किसको करते हैं, प्लांट्स को। दे आर प्लांट पैथोजेंस। अगर आप किसी ऐसे प्लांट को खा जाते हो जिसमें ये वायरॉइड से डिजीज़ हो रखा है, तो भी आपको कुछ नहीं होगा, नहीं होगा आपको कुछ, क्योंकि ये हमला सिर्फ किस पे करते हैं, प्लांट्स पे। इनको डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने, या नाम मिला आपको, T.O. डाइनर। तो T.O. डाइनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, वायरॉइड्स को। डिस्कवर्ड वायरॉइड्स। और कैसे डिस्कवर किया, वायरॉइड्स इन पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सा डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये बीमारी थी। इस बीमारी में क्या होता है बेटा, आलू जो होता है ना उसकी शेप थोड़ी चेंज होती है, लंबा हो जाता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये बीमारी थी। इस बीमारी में T.O. डाइनर ने वायरॉइड्स की खोज करी। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होते हैं। ये देखो, आलू की शेप चेंज होगी। तो T.O. डाइनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में आप देखो, एक नॉर्मल आलू किस तरीके से चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल है और इसमें बीमारी हो चुकी है। ठीक है, किसने हमला किया इस पे, वायरॉइड्स ने। और बीमारी का नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है बीमारी का, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, आया समझ में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, नेकेड RNA होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के लिए। अगर वायरॉइड्स हमारी बॉडी में आए तो हमें डरने की जरूरत है इस चीज़ से, नहीं, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट पे हमला करते हैं। आया समझ में, किसके, नहीं नहीं, वो सब रहता है, बस ये खुद को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये जो RNA मॉलिक्यूल होता है ये प्लांट के अंदर जाके फैलेगा, यानी ये RNA मॉलिक्यूल कैसा है, इन्फेक्शियस है। कैसा है, ओके। एग्जाम में ना आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। तो कुछ मेन डिफरेंस आपको याद रखने हैं, जैसे कि वायरस कैन बी प्लांट और एनिमल पैथोजन, मतलब ये दोनों में बीमारी कर सकते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जबकि वायरॉइड सिर्फ प्लांट पैथोजन होते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं, ओनली प्लांट पैथोजन। वायरॉइड सिर्फ हमला किस पे करते हैं बेटा, प्लांट पे, ओनली प्लांट पैथोजन। अच्छा, दूसरी बात, जो वायरस होते हैं कंटेन्स
आरएनए और डीएनए। वायरस में क्या होता है, आरएनए हो सकता है या डीएनए, जबकि वायरॉइड्स में ओनली आरएनए। क्या होगा, ओनली आरएनए। जब और वायरस जो होते हैं हैव प्रोटीन कोट, इनके पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है बेटा, हैव प्रोटीन कोट। क्या वायरस के पास होता है, एब्सेंट, प्रोटीन कोट नहीं होता। अच्छा, वायरस थोड़े भारी होते हैं वायरॉइड से, हैवी देन वायरॉइड्स, है ना। अगर मैं वायरॉइड से कंपेयर करूं तो ज़्यादा भारी होते हैं, तो इनके बारे में हम लिख देंगे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका वजन कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा, आरएनए, अब उसका वेट ही कम है। आई बात समझ में। तो किसका वजन कम होता है, वायरॉइड्स का, और किसका वजन ज़्यादा होता है, वायरस का। दोनों में फ़र्क समझ में आया आपको, ठीक है। तो वायरस और वायरॉइड्स में ये डिफरेंस था। कौन सिर्फ प्लांट पे हमला करते हैं, वायरॉइड्स। कौन एनिमल प्लांट दोनों पे करते हैं, वायरस, ठीक है, ध्यान रहेगा। बस अब लास्ट टॉपिक और इसी के साथ चैप्टर पूरा हो जाएगा, वो है प्रायोन्स। सुना आपने प्रायोन्स, क्या होते हैं प्रायोन्स, PRIONS, प्रायोन्स। प्रायोन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में आने पर नर्वस सिस्टम पे हमला करते हैं। कौन से सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम। पुरानी एनसीईआरटी में नहीं होगा, नई में है, पढ़ना है आपको। तो प्रायोन्स आर इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड, का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी फोल्डिंग खराब होती है, इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ध्यान रखना इसका, ठीक है। क्या होते हैं प्रायोन्स, आर इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन। मिसफोल्डेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फोल्डिंग खराब होती है। प्रोटीन फोल्ड होते हैं ना, प्रोटीन का अपना एक शेप होता है, अब जिसका शेप ही खराब होगा उसको आप क्या बोलेंगे, मिसफोल्डेड। तो प्रायोन्स आर इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स दैट डैमेज दी, जो कि नुकसान करते हैं नर्वस टिश्यू। बेटा कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स पढ़े ना आपने, हाँ वही, न्यूरॉन्स को ये डैमेज करते हैं। तो न्यूरॉन्स को कौन डैमेज करते हैं, प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में आने पर आपके न्यूरॉन्स पे हमला करेंगे। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स कहाँ है हमारी बॉडी में, ब्रेन में। तो बेटा दिमाग पे असर करेगा ये बीमारी ऐसी कर देगा कि दिमाग खराब हो जाएगा पेशेंट का। ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, पढ़े होंगे आपने ना, न्यूरॉन्स में होते हैं। इस तरीके से। तो इन्फेक्शियस होते हैं, और कैसे प्रोटीन होते हैं, मिसफोल्डेड। ये मिट्टी में, सॉइल में भी हो सकते हैं, या फिर एनिमल डाइट से आ सकते हैं। एनिमल डाइट मतलब आप किसी जानवर को खा रहे हो तो उसकी बॉडी से आप में आ सकते हैं। कौन, प्रायोन्स। अब प्रायोन्स नर्वस टिश्यू को डैमेज करते हैं। इनके बारे में खास बात क्या है, प्रायोन्स अगर इंसानों में बीमारी करे, इन ह्यूमंस, इंसानों में, दे कॉज, इंसानों में कौन सी बीमारी करते हैं, दे कॉज कुरू डिजीज। कौन सा डिजीज, कुरू डिजीज। कुरू में क्या होता है, कुरू में क्या होता है, इंसान को ना दौरे पड़ते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इंसान ऐसे कपकपाने लगता है। वहीं रुक जाओ, इंसान कपकपाने लगता है, उसको दौरे पड़ने लगते हैं और मुंह से झाग निकलता है। 2-3 बार ऐसी बार बार होता है तो फिर डेथ भी हो जाती है। कौन सी बीमारी में, कुरू डिजीज। कुरू डिजीज को और बोलते हैं CJD, एनसीईआरटी में CJD दिया है, क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज, मिल जाएगा आपको, है ना, क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज मिला, क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज, ये नाम है इसका, CJD। कुरू डिजीज को और क्या कहते हैं, क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज। अच्छा, अगर यही प्रायोन मान लीजिए किसी शीप में, भेड़ में आ गए, तो शीप में ये जो बीमारी करेंगे, उस बीमारी का नाम है स्क्रैपी डिजीज। कौन सा डिजीज, स्क्रैपी डिजीज। और अगर ये आ गए किसी गाय के अंदर,
तो गाय को ये बीमारी जो करेंगे उसका नाम है मैड काउ डिजीज़। क्या बोलेंगे? हाँ, गाय का दिमाग खराब हो जाएगा, मैड काउ डिजीज़। और जो मैड काउ डिजीज़ होता है ना, जिसमें गाय पागल हो जाती है, इसे और कहते हैं BSE, यानी बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। क्या कहते हैं? बोवीन का मतलब होता है गाय भैंस, है ना, बोवीन। स्पॉन्जीफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्पॉन्ज के जैसा। तो गाय का दिमाग कैसा हो जाएगा? स्पॉन्ज के जैसा। तो पूरा नाम हो गया बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। गाय का दिमाग खराब हो जाएगा अंदर ही अंदर, क्योंकि दिमाग में तो होते हैं न्यूरॉन सबसे ज़्यादा, वो डैमेज हो जाएगा। तो जो बीमारी इंसानों को होती है प्रायोन से, वो कौन सी है? वो है कुरू डिजीज़। जो भेड़ को होती है स्क्रैपी, और गाय को कौन सी होती है? मैड काउ डिजीज़। प्रायोन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन। ये हमारी बॉडी में कैसे आ सकते हैं? कॉन्टामिनेटेड फूड से या फिर एनिमल डाइट से। ऐसा देखा गया है कि ये उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जो कैनाबिलिक होते हैं। कैनाबिलिक का मतलब अपनी स्पीशीज़ को खाने वाले, जो इंसान का मांस खाते हैं। दुनिया में ऐसी आदिवासी और जनजातियाँ आज भी कुछ ऐसी हैं जो अपने मरे हुए परिजनों का मांस खाते हैं। यस, एक जगह है पापुआ न्यू गिनी, वहाँ अगर कोई मर जाता है किसी भी वजह से, तो फैमिली के बाकी मेंबर्स उसकी बॉडी को खाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके बड़ों पूर्वजों के आशीर्वाद उनको मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन और फिर उनको ये बीमारी भी हो जाती है। कौन सी डिजीज़? कुरू डिजीज़। क्या ये चैप्टर समझ में आया? कैसा लगा? ईजी था ना? तो फिर चैप्टर पूरा हो गया। फिर अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।